मैं राजन चतुर्वेदी हाजिर हूँ आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स मंत्रा पर लेके आज की बात। आज हम चर्चा करेंगे किसी रिंग के स्पेसिफिक पोर्शन के कारण उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की। ठीक, तात्पर्य क्या है हमारा कि सपोज करिए हमारे पास ये कोई रिंग है, तो सभी लोग जानते हैं रिंग वाले लेक्चर में मैं पढ़ा चुका हूं कि रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो जीरो होता है। अगर पूरी रिंग है, ये मान लेते हैं पॉजिटिवली चार्ज है, कन्वेंशनल है ये, अर्थात परंपरागत रूप से हम पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करते हैं डेरिवेशन के दौरान। ठीक, तो अगर ये पूरी रिंग है तो इस पूरी रिंग के कारण इसके केंद्र O पर इलेक्ट्रिक फील्ड E जो होगा वो जीरो होता है। उसके लिए फार्मूला आप जानते हो, फार्मूला लेक्चर में जाकर देखिएगा। अच्छा, अगर यहां पर ये पूरी रिंग ना हो, इस पूरी रिंग को आधी कर दिया जाए, हाफ कर दिया जाए, तो हाफ कर देने पर इसके सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो नहीं होगा, अर्थात नॉन जीरो होगा। तब यहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, या इस रिंग को काट कर इसका भी आधा कर दिया जाए, मतलब रिंग को 1/4 कर दिया जाए, ये हिस्सा भी डिलीट कर दिया जाए, तब इस बिंदु O पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करना। तो हम किसी रिंग के कारण उसके केंद्र पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं और यह भी जानना चाहते हैं अगर रिंग के किसी स्पेसिफिक पोर्शन को हटा दिया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। और ये डेरिवेशन के लिए हम एक जर्नल एक्सप्रेशन निकालेंगे और उसी के माध्यम से केसेस लगा करके चर्चा करेंगे 1 by 1। तो सबसे पहले डेरिवेशन करने के लिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास किसी रिंग का एक स्पेसिफिक पोर्शन है। मान लीजिए दिस इज ए रिंग, किसी रिंग का ये कोई पोर्शन है, ये नहीं मालूम है कि ये हाफ है या कितना है, वो भी केस लगाएंगे तो पता चलेगा। ठीक, ये इसका केंद्र है O, ठीक, इसका एक एंड है A, इधर रखते हैं, एक एंड है A और दूसरा एंड क्या है B, और इस पर कैसा चार्ज है बेटा, प्लस चार्ज। ठीक, ये पॉजिटिवली चार्ज है ये, और इसकी जो रेडियस है उस रेडियस को मान लेते हैं कि कितनी है, स्मॉल r। अपनी सुविधा के लिए हम इस एक्सिस को y कंसीडर कर लेते हैं और इस एक्सिस को क्या कंसीडर कर लेते हैं, x। ये मूल बिंदु हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, बहुत आसान है। इस जो रिंग का पोर्शन है, वलय का पोर्शन है, इस वलय के पोर्शन के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करने के लिए यह कंसीडर किया जा सकता है कि ये A से B तक जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है ये छोटे छोटे एलिमेंटों में तोड़ा जा सकता है। ऐसा ही एक एलिमेंट यहां पर कंसीडर कर लेते हैं छोटा सा, दिस इज ए स्मॉल एलिमेंट dl, क्योंकि आप जानते हो dl कहीं भी लिखा जाए तो उसका मतलब सूक्ष्म अवयव है कैलकुलस के अनुसार। एक छोटा सा एलिमेंट है dl और इसकी एंगुलर पोजीशन जो है, ये एंगुलर पोजीशन है थीटा, और ये एंगुलर पोजीशन जो है ये एंगल बनता है क्या बेटा, d थीटा। ठीक, तो एक छोटा सा एलिमेंट है dl यहां से लेकर यहां तक, तो dl पर अगर हमें चार्ज ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत आसान है। मान लेते हैं लेट लेमडा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी तात्पर्य क्या है, लेमडा प्रति एकांक लंबाई पर चार्ज है। अगर लेमडा प्रति एकांक लंबाई पर चार्ज है तो यहां पर जो आपने लेंथ कंसीडर की है एलिमेंट की वो कितनी है, dl, तो इस पे चार्ज कितना होगा, इस पर चार्ज को हम dq से रिप्रेजेंट कर देते हैं। dq इज इक्वल टू होगा पर यूनिट लेंथ पर चार्ज लेमडा इनटू इसकी लेंथ, लेंथ कितनी है बेटा, dl। ठीक, इसको मार्क कर देते हैं कि दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद बताइए आप इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन r डिस्टेंस पर क्या जानते हैं, E इज इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon naught Q अपॉन r स्क्वायर, यही है। तो अपनी सुविधा के लिए 1 by 4 pi epsilon को हम k लिख देते हैं, तो दिस कैन बी रिटन एज kq, जहां पर k इज इक्वल टू है
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ध्यान दें यहां पर ये जो छोटा सा एलिमेंट है, इस छोटे से एलिमेंट पर चार्ज कितना है? चार्ज है dq, और ये चार्ज dq जो है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करनी है, कहां पर ज्ञात करनी है? O पर। वहां से कितनी दूरी पर है? r, क्योंकि रेडियस कितनी मानी गई है? r मानी गई है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां O पर इस लाइन एलिमेंट के कारण बिंदु O पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी बहुत स्मॉल सी होगी। उस स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या लिखेंगे? इसी फार्मूले में चेंज कर रहे हैं, dE, और यहां Q की जगह क्या लिख देंगे? dQ। तो हो जाएगा dE इक्वल टू K dQ अपॉन R स्क्वायर। लेकिन आपको मालूम है dQ इक्वल टू है लैम्डा dl, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? dE इक्वल टू K, और dQ की वैल्यू रखेंगे लैम्डा dl अपॉन R स्क्वायर। ठीक, उसके बाद फिर से इस ग्राफ पर आइए जरा। इस ग्राफ में देखेंगे, अगर हम लिखें एंगल d थीटा, तो आप जानते हो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, मतलब एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल यहां कितना है? d थीटा, आर्क कितना है? dl, और रेडियस कितनी है? r। तो आर्क अपॉन रेडियस, तो यहां से dl बराबर क्या मिल जाएगा? r d थीटा, रख दीजिए वहां पर। ठीक, तो ये हो जाएगा k लेम्डा r d थीटा अपॉन r स्क्वायर। सो r से r कैंसिल हो जाएगा, dE इक्वल टू आपको मिलेगा k लेम्डा अपॉन r d थीटा। ठीक, अब ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखा गया। अभी तक हमने डायरेक्शन की बात नहीं की, अब बात करेंगे हम डायरेक्शन की। जरा ध्यान दें, डायरेक्शन यहां पर ये डिलीट कर दे रहे हैं, इसको आप देख लेंगे। डायरेक्शन की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की परिभाषा क्या थी? E इक्वल टू फोर्स F अपॉन टेस्ट चार्ज Q नॉट। तो फोर्स F की जो डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ठीक, तो ये बताओ बेटा, ये पॉजिटिव है, मतलब ये जो चार्ज है dq, ये dq कैसा है? पॉजिटिव है। और यहां पर अगर हम टेस्ट चार्ज रखेंगे तो उस पर कैसा फोर्स लगेगा? रिपल्सिव, और रिपल्सिव फोर्स किधर लगेगा? बाहर की ओर। तो डायरेक्शन किधर हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की? इधर। अब जब डायरेक्शन इधर हो जाएगी तो हम इस लाइन को जरा आगे बढ़ा देते हैं। ये एंगल थीटा है, तो इसके सामने का एंगल ये है, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा? थीटा। ठीक, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी है? DE। तो इसका अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट करेंगे, इधर आएगा, ये आ जाएगा DE cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे तो वर्टिकल कंपोनेंट इधर आएगा, ये बनेगा DE sin थीटा। तो अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी देख ली। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? यहां पर जो चार्ज एलिमेंट है और पॉइंट जो है, उन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अलोंग, बाहर की ओर, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज रखेंगे। तो DE का आप इधर कंपोनेंट निकालेंगे तो DE cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा क्या? DE sin थीटा। ठीक, इसका मतलब ये है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड, इस रिंग का कोई एलिमेंट लेंगे तो उसके कारण y एक्सिस पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये y एक्सिस है, और x एक्सिस पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक, ये एक एलिमेंट के कारण है, इसके कारण है एक एलिमेंट के कारण। अगर हमें इस रिंग के सभी एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो O पर, तो हम क्या करेंगे? इस प्रकार के सभी एलिमेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड कर देंगे। ऐड करने का मतलब क्या है? इंटीग्रेट करना। भाई हमने क्या किया है? एक एलिमेंट के कारण यहां इलेक्ट्रिक फील्ड DE निकाल ली। इस DE के दो कंपोनेंट है, DE cos थीटा और DE sin थीटा। इसका तात्पर्य एक एलिमेंट के कारण y एक्सिस के अलोंग भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और x एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इसका रिजल्ट अभी बाद में निकालेंगे। ठीक, तो हम x एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करने चल रहे हैं। ये बताओ, सॉरी y एक्सिस के अंदर, y एक्सिस के अलोंग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इस प्रकार के सभी एलिमेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड का योग होगी, सम होगी। और सम को हम कैलकुलस मेथड में कैसे लिखते हैं? इंटीग्रेशन करते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं कि इधर के अलोंग, इस डायरेक्शन के अलोंग, नेगेटिव y एक्सिस के अलोंग, इन सभी एलिमेंट के कारण, 1 2 3 4 5 6 ऐसे बहुत सारे एलिमेंट बनेंगे, इन सभी एलिमेंट के कारण इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको EY लिख देते हैं। EY क्यों? क्योंकि ये y एक्सिस के अलोंग है। EY इक्वल टू लिखा जा सकता है इंटीग्रेशन ऑफ DE
cos थीटा। DE cos थीटा का मतलब कि सभी एलिमेंट की जो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी उन इलेक्ट्रिक फील्ड का cos कंपोनेंट, सभी एलिमेंट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका cos कंपोनेंट ऐड हो जाएगा। ऐड का मतलब यहां क्या है? इंटीग्रेशन, क्योंकि आप इसको ऐड करेंगे तो सिग्मा लगाएंगे, और जब हम कैलकुलस में जाते हैं तो कैलकुलस में सिग्मा को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा को रिप्रेजेंट करते हैं समेशन से। ये तो इस डायरेक्शन के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड EY सभी कंपोनेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के एडिशन के बराबर होगी। लिमिट नहीं लगाई है अभी, लिमिट अभी बाद में बात करते हैं। ठीक इसी प्रकार इस डायरेक्शन के अलोंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इधर, उसको हम क्या कह देते हैं? उसको बोल देते हैं, इसको ऊपर लिख दिया जाता है DE sin थीटा। इस डायरेक्शन के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको EX से रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक्स एक्सिस हमने कंसीडर किया है। ठीक, ये आ जाएगा सभी एलिमेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड के साइन कंपोनेंट का योग, अर्थात हम क्या लिखेंगे? DE sin थीटा और इसका इंटीग्रेशन मतलब समेशन। लिमिट नहीं लगाई है ना यहां और ना यहां। ठीक, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट मिलेंगे, EY और EX। तो एक तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इसको लिखा रहने दें, और फिर लिख देंगे कि फ्रॉम फिगर से स्पष्ट है कि EX इक्वल टू है, पहले EY लिख देते हैं, ये EX लिखते हैं, इंटीग्रेशन DE sin थीटा, और EY इक्वल टू है इंटीग्रेशन DE cos थीटा। ठीक, EY इक्वल टू इंटीग्रेशन DE cos थीटा, EX इक्वल टू DE sin थीटा का इंटीग्रेशन। ठीक, अभी लिमिट नहीं लगाएंगे, DE की वैल्यू यहां पर है, बस कुछ करना नहीं, बहुत आसान, अभी हल हो जाएगा। बस ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इस एलिमेंट को पॉइंट से मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बाहर की ओर, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर, वर्टिकल कंपोनेंट इधर, एक एलिमेंट के कारण इसका वर्टिकल कंपोनेंट है DE sin थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है DE cos थीटा। तो एक एलिमेंट के कारण सारी इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस के अलोंग भी होगी और y के अलोंग भी होगी। तो सारे एलिमेंट के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या लिखी यहां पर? EY, और इधर क्या लिखी? EX, और वो सभी के वर्टिकल कंपोनेंट के समेशन के बराबर और सभी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के समेशन के बराबर होगी। लिमिट अभी नहीं लगाई है। ठीक, इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट में लिख लीजिए। ठीक, अच्छा, उसके बाद हम बात करना चाहते हैं लिमिट की, कि लिमिट क्या होगी। तो मैं इसको हटा रहा हूं सर। लिमिट देखते हैं और लिमिट की प्रक्रिया को समझते हैं। हम क्या करेंगे? ये जो एंगल है, ये एंगल थीटा नापा कहां से गया है? y एक्स से, याद रखिएगा। ये एंगल हमने कहां से मेजर किया है? y एक्स से मेजर किया है। तो मान लीजिए कि आपको आधी रिंग दी जाती है ऐसे, या आधी से कम दी जाती है, आधी का केस अभी बाद में डिस्कस करेंगे। ये 0.2 है, ये क्या है? y, और ये क्या है? x। तो ये बताइए, पहला कंपोनेंट यहां बनेगा, फर्स्ट कंपोनेंट, और लास्ट कंपोनेंट यहां बनेगा। तो यहां से हम अगर एंगल नापेंगे तो पहले कंपोनेंट का एंगुलर पोजीशन ये होगा। तो मान लेते हैं पहले कंपोनेंट का एंगुलर पोजीशन ये आया, इस एंगुलर पोजीशन को हम लिख देते हैं कि यहां से यहां तक का जो एंगल है वो θ1 है, और लास्ट एलिमेंट यहां बनेगा, इसका एंगुलर पोजीशन जो है, इसका एंगुलर पोजीशन मान लेते हैं कि ये एंगल कितना है? θ2 है। तो यहां पर बताओ इंटीग्रेशन किसके सापेक्ष हम करेंगे? थीटा, मतलब इसको टर्मिनेट करेंगे तो वेरिएबल हम थीटा रखेंगे। तो थीटा की हम लिमिट देख रहे हैं, y से जब इधर चलेंगे तो इधर एंगल कितना जाएंगे? θ1, और इधर चलेंगे तो कितना एंगल जाएंगे? θ2। अर्थात अगर पहला एलिमेंट θ1 एंगल सस्पेंड कर रहा है और लास्ट एलिमेंट θ2 सस्पेंड कर रहा है, तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन होगी θ1 से θ2। कहने का तात्पर्य क्या है? अगर यहां बात की जाए, ध्यान दीजिए, अगर यहां बात की जाए तो ये पहला एलिमेंट बनेगा, और पहला एलिमेंट अगर यहां से मिला देंगे तो ये जो एंगल बनेगा, ये इस एंगल को हम क्या कह रहे हैं? θ1 कह रहे हैं।
और लास्ट एलिमेंट यहां बनेगा, इसको यहां से मिला दीजिए, लास्ट एलिमेंट यहां बनेगा, इसको मिला दीजिए, यहां से जो एंगल बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, थीटा 2। तो पहले एलिमेंट की एंगुलर पोजीशन कितना है, थीटा 1, ये पूरा एंगल, और लास्ट एलिमेंट की एंगुलर पोजीशन क्या है, थीटा 2। कहां से नापा गया है, y एक्सिस से इधर और y एक्सिस से उधर। ठीक, तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन रखेंगे थीटा 1 से थीटा 2। यहां पर समझ लीजिए, क्योंकि यहां पर फिगर स्पष्ट है, वहां पर और भी फिगर बने हुए हैं, इसलिए थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक, और इसको यहां से हटा भी देते हैं, क्योंकि अभी यहां पर और कैलकुलेशन हो सकता है करनी। ये अब जरा ध्यान दीजिए, हम किसी क्वाड्रेंट में अर्थात चतुर्थांश में, ज्यामिति सिस्टम में जब हम चलते हैं तो ये x, ये x डैश, ये y और ये y डैश। जब हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, ऐसे अगर हम चलते हैं तो ये हम कंसीडर करते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन है, और जब इसका रिवर्स चलते हैं ऐसे, तो इस डायरेक्शन को क्या कंसीडर करते हैं, निगेटिव। अर्थात एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो पॉजिटिव चल रहे हैं, और क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या चलेंगे, निगेटिव। तो आप बताइए, यहां y एक्सिस से जब यहां आओगे तो ऐसे आगे पे आप क्या चल रहे हो, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज चल रहे हो, इसलिए हम क्या करेंगे, थीटा 1 को निगेटिव रखेंगे, माइनस थीटा 1। और इधर से जब उधर जाओगे लास्ट एलिमेंट की तरफ, एंगल कितना है, थीटा 2। कैसे चल रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए हम थीटा 2 को क्या लिखेंगे, प्लस थीटा 2। तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जो होगी वो माइनस थीटा 1 से प्लस थीटा 2 रखेंगे। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि y एक्सिस से हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं। आप जानते हो क्वाड्रेंट में, चतुर्थांश में, जब क्लॉकवाइज चलते हैं तो निगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो पॉजिटिव लगाते हैं। ठीक, तो इधर क्लॉकवाइज चल रहे हैं इसलिए माइनस थीटा, और यहां से थीटा 2 की ओर जाएंगे तो प्लस थीटा लगाएंगे। तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन होगी माइनस थीटा 1 से प्लस थीटा 2। तो यहां पर लिमिट लगाने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए, माइनस थीटा 1 से प्लस थीटा 2, माइनस थीटा 1 से प्लस थीटा 2। ठीक, तो अब ex ey सब फार्मूला आपके सामने है, लिमिट भी समझ ली हमने, वैल्यू रखकर हल कर लेना है, बस और कुछ बचा नहीं है। ध्यान दें, हल कैसे करेंगे, सबसे पहले हम x कंपोनेंट निकाल लेते हैं। जरा बताइए, ex बराबर क्या लिखा जा सकता है, ex बराबर लिख सकते हैं इंटीग्रेशन माइनस थीटा 1 टू थीटा 2, प्लस का मतलब थीटा 2 ही है, और इसको लिख सकते हैं de साइन थीटा। तो जरा वैल्यू रखिए de की वैल्यू कितनी है, k लैम्डा अपान r d थीटा। de की वैल्यू रखेंगे तो k लैम्डा अपान r कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो k लैम्डा अपान r इंटीग्रेशन साइन थीटा, और यहां क्या है, d थीटा, तो आ जाएगा साइन थीटा d थीटा। लिमिट रहेगी माइनस थीटा 1 से थीटा 2। इंटीग्रेट कर दीजिए, ex इक्वल टू बनेगा k लैम्डा अपान r, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2। लिमिट अप्लाई करिए, ex इक्वल टू आ जाएगा k लैम्डा अपान r, यह आ जाएगा माइनस कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 1। ये लिमिट में माइनस है, और आप जानते हो कॉस ऑफ माइनस थीटा का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो कॉस थीटा ही रह जाएगा। तात्पर्य हम कहना क्या चाहते हैं, कॉस माइनस थीटा बराबर क्या होता है बेटा, कॉस थीटा। तो इसीलिए इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये ऐसे आ जाएगा, एक माइनस यहां है, फार्मूले का प्लस हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हो फाइनली, ex इक्वल टू k लैम्डा अपान r, दिस विल बी cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ये ex के लिए एक्सप्रेशन आ गया, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो हमने ex प्राप्त कर लिया, अब हम क्या प्राप्त करेंगे, ey प्राप्त करेंगे। ey प्राप्त करने के लिए भी क्या करें, de की वैल्यू इसमें रख दें, ey में। तो ey चलिए प्राप्त कर लेते हैं,
ये रहा ई वाई। नाउ ई वाई इक्वल टू डीई की वैल्यू रखिए। डीई की वैल्यू क्या थी? के लेमडा अपान आर इंटीग्रेशन माइनस थीटा 1 टू थीटा 2 कॉस थीटा डी थीटा। क्या किया है? डीई की वैल्यू रख दी यहां पर। अब इसको हल कर लीजिए। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, ई वाई इज इक्वल टू के लेमडा अपान आर, यह आ जाएगा साइन थीटा और लिमिट लगेगी माइनस थीटा 1 से थीटा 2 तक। ठीक, वैल्यू रखिए। यह आ जाएगा ई वाई इज इक्वल टू के लेमडा अपान आर, ये मिलेगा साइन थीटा 2 माइनस साइन माइनस थीटा 1। ये माइनस आगे जाएगा तो आ जाएगा प्लस, इसको हटा दे रहे हैं यहां से, इसको कर दे रहे हैं प्लस। तो साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2, इसको क्रमबद्ध कर लेते हैं। थीटा 1 को आगे और थीटा 2 को पीछे, तो थीटा 1 आगे आ जाएगा और थीटा 2 पीछे आ जाएगा। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब ध्यान दीजिए, हमने एक्सप्रेशन निकाल लिया है। क्या? इस रिंग का जो भी पोर्शन दिया गया है उस पूरे पोर्शन के कारण y एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड EY की वैल्यू ये है और x एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड EX की वैल्यू ये है समीकरण 2 में। और ये कौन सा है? समीकरण 3। तो EX निकल आया और EY निकल आया। यही फाइनल एक्सप्रेशन है। अब इसी एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करेंगे। अभी क्या है? अभी हमने ये कंसीडर किया है कि हमको थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू नहीं मालूम है। थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू नहीं मालूम है। अब हम चल रहे हैं कुछ केस लगाने जिनमें हमको थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू दी रही हो। तो ये जनरल एक्सप्रेशन है, इसमें थीटा 1 और थीटा 2 की कोई भी वैल्यू आप रखिए, ये सेटिस्फाई करेगा, यहां पर भी और यहां पर भी। हम अब इन दोनों इक्वेशंस को कुछ पोर्शन पर लागू करने चल रहे हैं। पहला पोर्शन जो कंसीडर करने चल रहे हैं वो बड़ा सिंपल सा है। ये फिगर आप अपने ध्यान में रखिए, मैं इसको डिलीट कर रहा हूं, बना लीजिएगा। अब मान लीजिए कि आपको जो रिंग दी गई है उस रिंग का पूरा पोर्शन दिया गया है। पूरा पोर्शन देने का मतलब, पूरा पोर्शन क्या? आधा मान लेते हैं पहले, हाफ पोर्शन दिया गया। ये आधी रिंग है। आधी रिंग का मतलब ये कैसी रिंग है? सेमी सर्कुलर, सेमी सर्कुलर रिंग। मान लीजिए मैंने आपको बताया क्या था, ध्यान रखिए। मैंने कहा था किसी रिंग के किसी स्पेसिफिक पोर्शन के कारण, मतलब रिंग का चौथाई भाग दिया हो, आधा भाग दिया हो या 3/4 भाग दिया हो तो केंद्र पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, या पूरा भाग दिया हो तो केंद्र पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो हमने माना कोई आर्बिट्रेरी पार्ट होगा और उस आर्बिट्रेरी पार्ट के माध्यम से हमने ये एक्सप्रेशन निकाला EX और EY के लिए। ठीक, तो EX और EY की ये जो वैल्यू आई है, अब इसी की सहायता से हम केस पर अप्लाई करेंगे। मान लीजिए हमें आधी रिंग दी गई है, तो अगर बेटा आधी रिंग दी गई है तो बताओ जरा, ये वाला जो एंगल था इस वाले एंगल को क्या माना था आपने? थीटा 1। और इधर वाला जो एंगल था इसको क्या माना था आपने? थीटा 2। रेडियस तो R है। अब बताओ यहां y एक्सिस से चलोगे तो पहला एलिमेंट यहां बनेगा और आखिरी यहां बनेगा। तो यहां से एंगल नापोगे तो ये 90 डिग्री और यहां से इधर जाओगे ये भी 90 डिग्री। इसका मतलब थीटा 1 भी है π/2 और थीटा 2 भी है क्या? π/2। ठीक, अब इस स्पेसिफिक के लिए, सेमी सर्कुलर रिंग के लिए यहां O पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? बताइए, इधर कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड थी? EX। और इधर कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड थी? EY। यही तो थी। और EX EY की वैल्यू ये निकाली गई है। जरा इसको इकट्ठा कर लेते हैं तब कैलकुलेट करते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिएगा या वीडियो रोक करके बना लीजिएगा नोट्स। तो जरा इन दोनों को इकट्ठा लिख लेते हैं ऊपर। EX इज इक्वल टू के लेमडा अपान आर कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये हो गया। फिर EY लिख लेते हैं। EY बराबर है के लेमडा अपान आर साइन थीटा 1 प्लस साइन
थीटा 2। तो ये EX और EY की वैल्यू हमने वहां ऊपर लिख ली। अब इसको जरा अप्लाई करते हैं, जरा देखिए। पहला केस जो है वो हम सेमी सर्कुलर रिंग के कारण ले रहे हैं। सेमी सर्कुलर रिंग का मतलब केस फर्स्ट कैसी रिंग? सेमी सर्कुलर। सेमी सर्कुलर का मतलब अर्धवलय। अर्धवलय, वलय जब आधी हो तो बताओ, वलय आधी हो तो क्या बताया? थीटा 1 का मान भी π/2 होगा और थीटा 2 का भी मान π/2 होगा। रखो जरा दोनों में, यहां रखेंगे π/2 तो cos π/2 का मान क्या हो जाएगा? 0। यहां भी रखेंगे π/2, cos का मान क्या हो जाएगा? 0। तो ये टर्म हो जाएगा 0। इसका मतलब EX बराबर 0। ठीक, उसके बाद यहां पर रखो EY इक्वल टू K लेमडा अपान R। π/2 रखोगे तो sin π/2 1 प्लस sin π/2 1, तो हो जाएगा कितना? 1 प्लस 1। सो इट विल बी सिंपली 1 1 2। तो आगे लिख दे रहे हैं 2, इसको हटा दे रहे हैं। तो EX की वैल्यू ये आई और EY की वैल्यू ये आई। अब दो वेक्टर हैं आपके पास, एक इधर दिशा है और दूसरे की दिशा इधर है। इन दोनों का रिजल्ट क्या होगा? इन दोनों का रिजल्ट होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E। नेट फील्ड E इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट EX स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर, ठीक, प्लस EX EY कॉस। जरा बताइए, EX इधर है और EY इधर है, दोनों के बीच कितना एंगल है? परपेंडिकुलर है ना दोनों एक दूसरे के, तो इन दोनों के बीच एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। तो cos π/2, तो cos π/2 आएगा तो ये टर्म 0 हो जाएगा। ये लिखा कहां गया? 11th में वेक्टर में पढ़ा था आपने ना, रिजल्टेंट R इज इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। यही है, इसी से EX स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर EX EY cos π/2। ठीक, ये टर्म वैनिश हो जाएगा, cos π/2 का मान 0 होता है। ठीक, EX का मान 0 है, EY का मान इतना है, ये आप रखोगे तो सिंपली क्या आ जाएगा? 2K लेमडा अपान R। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया। आप बताइए, क्योंकि EX ये कंपोनेंट 0 है, ये कंपोनेंट 0 आ रहा है, इसका मतलब जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इधर कुछ है ही नहीं, सब कैंसिल हो जा रहा है। इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इधर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सारी की सारी किधर होगी? EY के डायरेक्शन में होगी। किधर होगी? EY का। इसका मतलब अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो वेक्टर फॉर्म में क्या लिख सकते हो? वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो E इज इक्वल टू माइनस 2K लेमडा अपान R इंटू J कैप। J क्या है? यूनिट वेक्टर होता है, इधर Y एक्सिस के अलॉन्ग, तो Y एक्सिस के अलॉन्ग J होता है, तो निगेटिव Y एक्सिस के अलॉन्ग क्या लगाएंगे? माइनस J। तो माइनस J क्या दिखाता है? निगेटिव Y डायरेक्शन दिखाती है। ये वेक्टर फॉर्म में हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, सिर्फ माइनस J लिख देंगे, बस हो गया। अच्छा, ये पहला केस था, और पहला केस किसके लिए था? सेमी सर्कुलर रिंग के कारण। मतलब अगर रिंग का दिया गया पोर्शन आधा हो, फिर मैं याद दिलाऊं, मैंने कहा था कि रिंग का कोई भी पोर्शन दिया हो सबके लिए हम व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो हमने पहला केस एडॉप्ट किया है जब आधी रिंग दी हुई हो, तब के लिए। अब दूसरा केस एडॉप्ट करने जा रहे हैं, मतलब केस सेकंड लगाने जा रहे हैं, हटा रहे हैं इसको। केस सेकंड, जब आपको क्या दिया गया हो? क्वार्टर रिंग दिया गया। क्वार्टर रिंग मतलब 1/4 रिंग दी गई हो। 1/4 रिंग दी गई हो, इसका मतलब ये आधी है, आधी मिटा दी थी। सिर्फ इतनी रिंग दी गई हो। अब बताओ बेटा, सिर्फ इतनी रिंग अगर दी गई है तो इसमें θ1 तो वही रहेगा π/2, θ2 इधर कुछ है ही नहीं, तो θ2 का मान क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि पहला एलिमेंट यहां बन रहा है, आखिरी एलिमेंट यहां बनेगा।
तो थीटा टू कहां से नापते थे, इधर से नापते थे, इधर कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो थीटा टू का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब इस बार थीटा वन बराबर पाई बाई 2 और थीटा टू बराबर क्या रखेंगे, 0। कहां, इन दोनों एक्सप्रेशन में। तो क्वार्टर रिंग के लिए देखिए क्या आएगा, क्वार्टर रिंग के लिए ये आ जाएगा Ex इज इक्वल टू के लेमडा अपान आर कॉस थीटा वन की वैल्यू कितनी है, पाई बाई 2, तो ये 0 हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा टू की वैल्यू कितनी है, 0, तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो ये आ जाएगा कितना, माइनस के लेमडा अपान आर। ठीक, ये Ex का मान आ गया। अब Ey का मान डिटरमाइन करते हैं। Ey इज इक्वल टू के लेमडा अपान आर, थीटा वन की वैल्यू कितनी है, पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2 का मान कितना हो जाएगा, 1, प्लस थीटा टू की वैल्यू कितनी है, 0, ये 0 हो जाएगा, तो आ जाएगा के लेमडा अपान आर। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, E इज इक्वल टू अंडर रूट Ex स्क्वायर प्लस Ey स्क्वायर, यही तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा अंडर रूट Ex का मान कितना है, माइनस के अपान लेमडा आर का होल स्क्वायर प्लस Ey का मान कितना है, के लेमडा अपान आर का होल स्क्वायर। तो E इज इक्वल टू सिंपली मिल जाएगा आपको के लेमडा अपान आर अंडर रूट 2। ठीक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन आया। कब, जब रिंग का 1/4 हिस्सा दिया गया हो। पूरी रिंग क्या थी, ये पूरी रिंग है ऐसे, लेकिन हमको पूरी रिंग नहीं दी गई है, सिर्फ इतना पोर्शन दिया गया 1/4 पोर्शन के कारण। पहले केस में हमने आधे पोर्शन के कारण निकाला, दूसरे केस में हमने चौथाई पोर्शन के कारण निकाला। ठीक, तो ये दूसरा केस हो गया। अब कोई कहे इसकी डायरेक्शन बताइए क्या होगी, तो डायरेक्शन कैसे निकालोगे, क्योंकि Ex इस बार 0 नहीं है और Ey भी 0 नहीं है। देखिए Ex का ये मान है, Ey का ये मान है, तो दोनों 0 नहीं है, तो इन दोनों, ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों वेक्टर हैं, तो इनकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, समांतर चतुर्भुज का नियम लगा करके। ठीक, वेक्टर एडिशन वाला। तो वेक्टर एडिशन का कॉन्सेप्ट लगाओगे तो वेक्टर एडिशन के कॉन्सेप्ट में क्या हो जाएगा, देखिए समांतर चतुर्भुज बना दिया, इसका और इसका रिजल्टेंट ये आएगा इस डायरेक्शन में। ऑब्वियस सी बात है, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना होगा बेटा, 45 डिग्री। अर्थात कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो O पर, ये पॉइंट O है, वहां पर y एक्सिस से कितना एंगल बनाएगी, 45, और चाहे आप कह दीजिए निगेटिव एक्सिस से भी कितना बनाएगी, 45 डिग्री। तो इसकी डायरेक्शन 45 डिग्री पर होगी। तो ये क्वार्टर रिंग के कारण मामला आ गया। ठीक, अब क्वार्टर रिंग के कारण आ गया, तो हम केस सेकंड से मूव करते हैं केस थर्ड की ओर। ठीक, डिलीट कर रहे हैं सब, हटाया इसको। केस थर्ड में अगर आपको क्या करे कि आपको ये पूरी रिंग दे दे, यहां से लेकर के और यहां तक, ये 3/4 है, 1/4 1/4 1/4, तो इस बार क्या हो जाएगा, 3/4 हिस्सा। तो केस थर्ड में कितना पोर्शन दिया गया है, 3/4 पार्ट ऑफ रिंग, 3/4 पार्ट दिया गया है। तो 3/4 पार्ट में जरा बताइए, एंगल नापेंगे, कहां से नापेंगे, ये एंगल θ1 था और ये एंगल क्या था, θ2, y एक्सिस से नापना था। इस बार पहला एलिमेंट यहां बनेगा, आखिरी एलिमेंट यहां बनेगा, तो यहां से नापो एंगल नापेंगे तो आखिरी पहले एलिमेंट पर जाइए, यहां से ऐसे जाएंगे तो पहला एलिमेंट यहां बनेगा। ये पूरा कितना घूमे हम, 180 डिग्री। इसका मतलब θ1 का मान क्या होगा यहाँ पर, पाई, और y से इधर घूमिए तो θ2 का मान कितना होगा, यहां से यहां तक जाओगे, θ2 का मान होगा π/2। तो इस बार θ1 का मान पाई और θ2 का मान π/2 रखेंगे। ठीक, देखिए ध्यान से, ये बताओ बेटा
कि EX K लैम्डा अपान R वही रहेगा। cos थीटा वन की वैल्यू कितनी है? पाई। और cos पाई का मान कितना होगा? -1। तो यहां पर cos थीटा वन की वैल्यू आएगी क्या? -1। माइनस थीटा टू का मान कितना है? π/2। cos π/2 का मान 0, तो कितना हो जाएगा? 0। तो कुल मिलाकर के ये फिर क्या आ जाएगा? -k लैम्डा अपान R। फिर इस वाले फार्मूले में आइए, EY। देखिए EY लिखा है k लैम्डा अपान R साइन थीटा वन का मतलब कितना है? पाई। थीटा वन का मान कितना है? पाई। तो साइन पाई का मान कितना हो जाएगा? 0 प्लस थीटा टू का मान कितना है? π/2। साइन π/2 का मान 1। ठीक, ये आ जाएगा क्या? k लैम्डा अपान R। तो ये EX आया, ये EY आया। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फिर वही EX स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर, मतलब इतने का स्क्वायर, फिर वही एक्सप्रेशन आएगा। अर्थात कि रिंग चाहे क्वार्टर हो, अर्थात रिंग चाहे 1/4 हो और चाहे 3/4 हो, दोनों के ही कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन सेम रहता है, k लैम्डा अपान R अंडर रूट 2। k लैम्डा अपान R अंडर रूट 2, दोनों ही केस में यही बात आएगी। ठीक, तो हमने क्या क्या किया? आधी रिंग के कारण, फिर क्वार्टर रिंग के कारण, फिर 3/4 पार्ट के कारण। अब कोई कहता है कि नहीं पूरी रिंग के कारण निकाल के दिखाओ, तो केस नंबर 4 बनाने चल रहे हैं। केस नंबर 4 में हमको पूरी रिंग के कारण जब लिखना होगा तो रिंग को जरा पूरी कर दीजिए। जब रिंग को आप पूरी करेंगे और एंगल नापेंगे, एंगल कहां से नापा था? y एक्सिस से। तो y एक्सिस से नापोगे तो यहां से यहां तक जाओगे पाई, मतलब ये एंगल कितना होगा? पाई। फिर यहां से नापोगे इधर से नापोगे यहां से यहां, तब भी कितना आएगा? पाई। मतलब थीटा वन का भी मान पाई और थीटा टू का मान भी क्या? पाई। रखो जरा उन दोनों एक्सप्रेशन में। इस बार चौथे केस में क्या कर रहे हैं? चौथे केस में है पूरी रिंग है, ड्यू टू होल रिंग, पूरी रिंग के कारण सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड। थीटा वन और थीटा टू दोनों पाई रखना है। cos पाई का मान -1, यहां भी रखेंगे cos पाई का मान -1, माइनस आगे लगा है, प्लस हो जाएगा, तो +1। ये कितना आ जाएगा? 0। साइन थीटा वन भी पाई और थीटा टू भी पाई। साइन पाई का मान आप जानते हो 0 होता है, तो 0 + 0, सो इट विल बी 0। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फिनिश। क्यों? क्योंकि EX भी 0, EY भी 0, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अर्थात पूरी रिंग के कारण इसके सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर जो होगी वो कितनी होगी? 0 होगी। बात समझ में आई? तो ये हमने आज रिंग, पूरी रिंग, आधी रिंग, क्वार्टर रिंग और 3/4 रिंग के कारण हमने क्या निकाला? इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। कहां पर? उसके सेंटर पर, और उनकी डायरेक्शन बताई कि उनकी डायरेक्शन क्या होगी। ठीक, आप सभी लोग इस वीडियो को अगर कोई पोर्शन नहीं समझ में आता है तो उसको रिप्ले करके देखिए, फिर भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं, या जिनके पास पर्सनल नंबर होगा वो व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आप सभी से रिक्वेस्ट है जो कोई भी ये वीडियो देखे वीडियो को लाइक जरूर करिए। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को राजन चतुर्वेदी का प्यार भरा नमस्कार।